हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप कि 2021 हम सबके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक नया वेज कोड लाया है गवर्नमेंट ने और हाल ही में उसका नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि गवर्नमेंट अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती है। ये जो वेज कोड है इसमें आर्टिकल ये लगाई जा रही है कि जो इन हैंड सैलरी है ऑफ सैलरीड पीपल, वहाँ पे हम एक अच्छा खासा रिडक्शन देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो वेज कोड है ये क्या है और ये कैसे एक सैलरीड पर्सन को अफेक्ट करेगा। इसके बारे में हम एक डिटेल से एनालाइज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ये वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। तो पहले जानते हैं कि ये जो वेज कोड में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है। चार मेजर लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट हाल ही में उन्होंने, उसमें से दो कोड जो कि ये टॉपिक के लिए रेलेवेंट है वो है कोड ऑफ वेजेस एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये जो दो कोड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे बदलाव ला रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रूल्स अभी नोटिफाई किया है। जो ये जो रूल्स हैं ये प्रोबेबली अप्रैल 2021 से लागू हो सकती है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जो रूल में चेंजेस आए हैं उसमें सबसे बड़ा जो चेंज हम देख रहे हैं वो ये है कि अब से प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी में जो कैलकुलेशन होता है, यानी पीएफ जो होता है 12% ऑफ बेसिक पे, अब ये बेसिक पे का डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले बेसिक पे जो प्राइवेट कंपनीज होती थी वो 20%, 30% और 40% ऑफ सीटीसी के हिसाब से रखती थी, लेकिन अब मैंडेटरीली वो 50% ऑफ सीटीसी के हिसाब से उसको गिना जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बेसिक सैलरी अभी कंट्रीब्यूट करेगा 50% ऑफ सीटीसी, जो कि इंक्लूड करेगा बेसिक पे, रिटेंशन अलाउंसेस एंड डीएनएस अलाउंसेस। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिक पे, रिटेंशन अलाउंस और डीएनएस अलाउंस जो होता है वो अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करेगा। यानी प्राइवेट मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज में ये जो पोर्शन है ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे वहाँ पे हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। एंड बाकी जो अलाउंसेस है, एचआरए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या फिर बाकी जो अलाउंसेस होते हैं, वहां पे हम एक रिडक्शन देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं कि ये एक सैलरीड पर्सन को किस तरह से अफेक्ट करेगा। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक मंथली सीटीसी ऑफ रुपीज 1 लाख और फिर हमने कंपेयर किया है करंट रूल्स विथ न्यू रूल्स। तो पहले हम देखते हैं अगर मंथली सीटीसी रुपीज 1 लाख है एंड बेसिक पे जो अभी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 20 to 40% ऑफ सीटीसी होता है। तो मैंने एक मिड वैल्यू 30% कंसिडर किया है, तो फिर जो करंट रूल के हिसाब से जो बेसिक पे होगा वो अराउंड रुपीज 30,000 के आसपास होगा। न्यू रूल के हिसाब से ये सिंस ये 50% ऑफ आपका सीटीसी होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका न्यू रूल के हिसाब से बेसिक पे रुपीज 50,000 का आता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये भी एक ऐसा चीज है जो आपके सीटीसी में ऑलरेडी एडेड रहता है। तो ये अराउंड 3600 रुपीज का आएगा, बिकॉज ये 12% ऑफ योर बेसिक पे होता है। तो बेसिक पे सिंस आपका 30,000 है, उसका 12% 3600 आता है। न्यू रूल के हिसाब से 12% ऑफ 50,000 विल बी रुपीज 6,000। बाकी आपका 1 लाख कंप्लीट करने के लिए कंपनीज आपको अलाउंसेस में ऐड कर देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रुपीज 66,400 का अलाउंस है, यहाँ पे रुपीज 44,000 का अलाउंस है। तो यहाँ पे हम एक अलाउंस में एक बहुत बड़ा एक डिक्लाइन हम देख सकते हैं। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे डिडक्शन, जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है, अगेन 12% ऑफ बेसिक पे, विच इज अगेन 3600 फॉर करंट रूल एंड न्यू रूल के हिसाब से वो 6,000 के आसपास आएगा ना। हम देखेंगे इन हैंड सैलरी अभी हमारा कितना आता है। तो इन हैंड सैलरी क्या होगा, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस माइनस जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा जो इन हैंड सैलरी आ रहा है वो आएगा इन करंट रूल के हिसाब से रुपीज 92,800 का आता है। सेम चीज अगर मैं न्यू रूल के हिसाब से देखूं और कैलकुलेट करूं बेसिक पे प्लस अलाउंसेस माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो वो आता है रुपीज 88,000 का। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रुपीज 4,800 पर मंथ का एक रिडक्शन आया है इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी। और अगर मैं ईयरली इसके हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 57,600 पर ईयर का एक टेक होम सैलरी में रिडक्शन हम देख सकते हैं फॉर समवन अर्निंग रुपीज 1 लाख पर मंथ मंथली सीटीसी। टैक्सेबल इनकम में अगर हम देखें तो टैक्सेबल इनकम होगा आपका बेसिक पे प्लस अलाउंसेस जितना आता है
तो आपका बेसिक पे प्लस अलाउंसेस विच इज अराउंड 96,400 का टैक्सेबल इनकम आएगा। न्यू रूल के हिसाब से यहाँ पे हम एक रिडक्शन देखेंगे बिकॉज जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा टैक्स जरूर सेव कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए दिखेगा। जो एटीसी में हम इन्वेस्ट करने का हमें अलाउड होता है वो अराउंड 1.5 लाख का होता है। तो 1.5 लाख का से अगर मैं करंट रूल के हिसाब से देखूं तो इस पर्सन को अराउंड 1,06,000 का एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। न्यू रूल के हिसाब से वो घट के अराउंड 78,000 का आसपास आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमने क्या कंक्लूड किया? जो पहला ऑब्वियस कंक्लूजन निकल के आता है वो है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखेगा, जिसके कारण हमारा टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी यहाँ पे हमें घटते हुए दिख रहा है। दूसरा जो मेजर कंक्लूजन ये है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो भी हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। ये ऑब्वियस ही बात है, सेम परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ पे जो पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर होता है वो एक सीटीसी का ऑलरेडी पार्ट होता है। तो ये एक डबल हिट है टू द एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉयर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि जो टैक्सेबल इनकम है वहां पे हमने एक अच्छा खासा रिडक्शन देखा था, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है वो 1,50,000 का कोटा कंप्लीट करने में अंडर एटीसी, वहां पर भी हमने एक रिडक्शन देखा था। तो वो भी एक डायरेक्ट कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चौथा है कि रिटायरमेंट कॉर्पस यहाँ पे हमें इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट ने जो बोला है कि ये उनका जो उद्देश्य है ये चेंज वेज कोड में जो चेंज करने के लिए, उनका यही है कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो लोगों के इंक्रीज करे, जिससे सोशल सिक्योरिटी लोगों की बढ़े। तो दैट इज द मेन एजेंडा क्यों ये चीजें लेके आई है गवर्नमेंट। बहुत क्रिटिक्स है जो टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट का यही कहना है कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। होम लोन्स एक फंक्शन होता है इन हैंड सैलरी का, यहाँ पे भी हम एक रिडक्शन देख सकते हैं। यानी जो एलिजिबिलिटी मेरा होगा ऑन होम लोन्स, बिकॉज मेरा इन हैंड सैलरी घट गया है, तो उस हिसाब से मेरा जो होम लोन है उसका जो एलिजिबिलिटी है वहां भी मेरे को एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस में टैक्स एग्जम्पशन अंडर एचआरए भी में भी इफेक्ट हमें देख सकते हैं, बिकॉज एचआरए को एक्सक्लूड किया गया है बेसिक पे से, तो वो सेकेंड जो एक्सक्लूजन वाला 50% ब्रैकेट में आता है। वहां पे आपका जो पीएफ है ऑलरेडी वो वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो एचआरए को वहां पे एक जो कंट्रीब्यूशन है ऑन द नेक्स्ट 50%, वहां हम एक छोटा सा रिडक्शन देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका ये हो सकता है कि टैक्स एग्जम्पशन अंडर एचआरए जो कंपनी प्रोवाइड करती है वहां पे हम एक छोटा सा रिडक्शन देख सकते हैं। ग्रेचुटी इंक्रीज होगा, बिकॉज ग्रेचुटी क्या होता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक पे। तो आपका बेसिक पे बढ़ रहा है तो ग्रेचुटी भी बढ़ेगा, विच इज अ बिग लायबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर। एंड एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा न्यूज है, बट एम्प्लॉय को 5 साल रहना पड़ता है कंपनी में ग्रेचुटी लेने के लिए। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता था वो ये है कि पीएफ का जो सॉरी नॉट पीएफ ईपीएफ का जो इंटरेस्ट है रेट है वो अराउंड 8.5% का है। आप अगर अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हो, आप अपना फाइनेंशियल एलोकेशन अच्छी जगह पे कर सकते हो, तो फिर आप ये 8.5% को बहुत इजीली बीट कर सकते थे इन द लॉन्गर रन। तो उस हिसाब से प्रोबेबली इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। अगर आप मेरी राय पूछे तो यहाँ पे मेरा एक मिक्स्ड रिएक्शन आता है। मुझे लगता है कि दिस इज गुड इन वन वे, बिकॉज बहुत लोग हैं जो सेव नहीं कर पाते हैं, अपना रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना पाते हैं। ये एक फोर्स सेविंग जैसा रहेगा उनके लिए, और वो अपना रिटायरमेंट प्लान उनका बेटर बन पाएगा। ऑन द फ्लिप साइड मुझे ये लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक एरा है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम आगे चल के कंजम्पशन में एक डिक्लाइन देख सकते हैं, और अगर ये लागू होता है तो वो कंजम्पशन डिक्लाइन को ये और गहरा कर सकता है। तो ये मुझे टाइमिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है वो है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन ऐड किया जा रहा है सैलरीड क्लास के ऊपर। सैलरीड क्लास पे पहले से ही थोड़ा सा बर्डन ज्यादा लगता है मेरे को इंडिया में, बिकॉज आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स 23% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन द सैलरीड क्लास। ये 23% कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स। और अभी यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा और पीएफ में ऐड करके, जो कि ऑब्वियसली एक रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से ही जा रहा है, लेकिन आपने जो उनका इनहैंड सैलरी ले लिया, जो लिक्विड फंड आपने उनके हाथ से ले लिया, तो वहां पे ये लगता है कि ये एक फोर्स ऐड किया जा रहा है ऑन द सैलरीड क्लास। तो मुझे अगेन ये भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। आगे चल के ये सारा चीज कैसे पैन आउट करता है ये तो वक्त ही बताएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।